हेलो दोस्त। तो कैसे हैं आप सब। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ पे हम लोग बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं। वो अभी बिल्कुल फ्री ऑल सब्जेक्ट के साथ। अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। लोग हिस्ट्री ख़त्म होते ही हम लोग इकोनॉमिक्स या पॉलिटी पढ़ना शुरू कर देंगे। तो पहले हम आप लोग को गुप्त वंश पढ़ा चुके थे। अब हमको गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आप लोग को पढ़ाना है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, लोग चलते हैं लोग आगे। तो कहने का मतलब जो गुप्त काल की भाषा थी क्या थी? संस्कृत थी। गुप्त काल की भाषा क्या थी? संस्कृत थी, ठीक है। देखिए, वर्तमान हिंदू धर्म का स्वरूप कहने का मतलब गुप्त काल से ही, गुप्त काल का ही देन है कि अभी तक हम लोग वर्तमान जो हिंदू का प्रारंभ हुआ था वो गुप्त काल के दिन से ही हुआ था, ठीक है। गुप्त काल की राजधानी पहले कौशाम्बी थी। गुप्त काल की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। और इस समय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? भू स्वराज था, जो कि 1/6 से लेकर 1/4 से लेकर 1/6 हो सकता था, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो भू स्वराज है, जो हम लोग टैक्स लेते हैं लोग, वो नगद या अनाज के रूप में लिया जाता है। पैसा या अनाज के रूप में लिया जाता है। यानी 4 कट्ठा कहने का मतलब 4 भाग में 1 भाग राजा को देना होता था, या 6 भाग में से 1 भाग किसको? राजा को देना होता था, ठीक है। इस समय भारत की सबसे बड़ी इकाई देश होता था, और उस देश का सर्वोच्च व्यक्ति कौन होता था? राजा होता था, जो न्याय का सबसे सर्वोच्च व्यक्ति होता था, ठीक है। शासन की सबसे छोटी इकाई को हम लोग गांव कहते थे, और उस गांव का मालिक ग्रामीण होता था। कौन होता था? ग्रामीण होता था। और उसी का अधीन क्या रहता था? वो ग्राम रहता था। और इस समय सबसे बड़ा प्रमुख जो अधिकारी होता था कौन? कुमार अमात्य होते थे, जो वर्तमान में डीएम के पद पर रहता था। किसके पद पे? तो डीएम के पद पे रहता था, ठीक है। देखिए, फयान के अनुसार, कहने का मतलब जो फयान के अनुसार उस समय गुप्त काल के वंश में क्या हुआ था? छुआछात भी चल रहा था, यानी उस समय छुआछात था, ठीक है। निम्न जाति के लोग को चंडाल या अतंग्य कहा जाता था। यानी जो छोटे मोटे जाति के होते थे, डोम चमार, यानी जो छोटे जाति के लोग होते थे उन्हें क्या बोला जाता था? चंडाल कहा जाता था, ठीक है। इस समय स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। यानी गुप्त काल के समय शिक्षक स्त्री जो थी वो भी शिक्षा को क्या करती थी? कर सकती थी, अध्ययन कर सकती थी। अब वो चाहेगी तो वो देवदासी भी बन के रह सकती थी। उस समय बाल विवाह का भी प्रथा था, और साथ ही साथ सती प्रथा का भी प्रचलन था। किस काल में? तो गुप्त वंश काल में, ठीक है। और वेश्यावृत्ति भी थी। क्या थी उस समय? वेश्यावृत्ति भी थी, ठीक है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें आवाज़ का प्रॉब्लम हो गया, आवाज़ नहीं जा पाया है, जिस कारण मैंने दूसरा वीडियो बनाना पड़ा हमको। तो इसके लिए सॉरी। तो थोड़ा आप लोग को पहले से तो मैंने ये कर नहीं रखा था। ऐसा कोई बात नहीं, आइए फिर से हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखिए, वेश्यावृत्ति में लुप्त महिला, यानी कहने का मतलब जो वेश्यावृत्ति में मिल जाती थी उन महिलाओं को गणिका या कूटनी कहा जाता। क्या? गणिका या कूटनी कहा जाता था। इस समय गणित तथा ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ था। यानी कहने का मतलब कि गुप्त काल में ज्योतिष और जो गणित के जितने भी वैज्ञानिक विद्वान थे उसमें सर्वाधिक विकास होते हैं दोनों का, ठीक है। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, और अजंता की जितने भी गुफा का जो निर्माण हुआ था कौन से काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। और महाराष्ट्र के इन गुफाओं की संख्या क्या थी? 29 थी। यानी गुप्त काल की अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी थी? 29 थी, जिसमें से 16, 17 तथा 19 नंबर की गुफाएं गुप्त काल की थी, ठीक है। किस काल की थी? तो गुप्त काल की थी। देखिए, गुप्त का अजंता बौद्ध, जैन तथा हिंदू तीनों के लिए प्रसिद्ध है। ये जो गुप्त काल की गुफाएं थी किसके लिए? अजंता, बौद्ध, जैन तथा हिंदू, ये तीनों के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। गुप्त काल में ही मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं बनाई गई, और गुप्त काल में ही मध्य प्रदेश में किसकी गुफा बनाई गई थी? तो बाघ की गुफा बनाई गई थी, ठीक है। देखिए, गुप्त काल में ही पाकिस्तान, कहने का मतलब गुप्त काल के उस समय जब गुप्त काल का शासन तो अफगानिस्तान में एक स्थित था जिसका नाम क्या था? बमियान था। क्या था? वो भाई किधर भाग रही है यार? क्यों बेचैन करके रखी है?
क्या था, पहले जो गुप्त काल का जब शासन था तो उस समय एक जगह था जिसका नाम क्या था, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में एक जगह था जिसका नाम क्या था, बमियान। वहाँ पे स्थित एक पर्वत था, उसी को काट कर महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई और वो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति थी। लेकिन अफगानिस्तान में ही एक और जगह था जिसका नाम क्या था, तालिबान। वहाँ के आतंकवादियों ने उसे क्या कहते, बम से उड़ा दिया। किससे उड़ा दिया, तो बम से उड़ा दिया। ठीक है, अब हम लोग हुंड के बारे में पढ़ेंगे लोग। ठीक है, आइए हुंड के बारे में जानते हैं लोग कि हुंडों ने क्या किया था। ये जो हुंड थे ना, ये फारस से आए हुए थे। कहाँ से आए थे, फारस से। फारस कहने का मतलब ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक के जितने उसके बीच का जो भी जगह होता था उसे फारस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और फारस की राजधानी अफगानिस्तान के बमियान थी। कहाँ थी, अफगानिस्तान के बमियान थी। ठीक है, तारामार तथा मिहिरकुर दो प्रमुख हुंड आक्रमणकारी थे। यानी कहने का मतलब तारामार तथा मिहिरकुर दो प्रमुख आक्रमणकारी थे। ठीक है, मिहिर कुल बौद्ध विरोधी था तथा मूर्ति भंजक था। कहने का मतलब जो मिहिर कुल था वो बौद्धों को नहीं मानता था और वो क्या करता, मूर्ति तोड़ने वाला व्यक्ति था, यानी तोड़फोड़ करते रहता था। ठीक है, हमको तो लग रहा है तोड़ने के लिए पैदा हुआ था। नहीं जी, ऐसे नहीं होता, मैं तो मजाक कर रहा था। जब तोड़ रहा था तो वो उसी के लिए पैदा हुआ था। ठीक है, आगे चलिए हम लोग देखते हैं लोग। देखिए, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है, उस अभिलेख से हुंड आक्रमणकारी की जानकारी मिलती है। कहने का मतलब जो स्कंद का जूनागढ़ अभिलेख है, उस अभिलेख से हुंड आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसमें हुंडों के लिए मलेश शब्द का प्रयोग किया गया था। कौन से शब्द का, मलेश शब्द का। किसमें, तो जूनागढ़ अभिलेख में। जैसे मलेच्छ, हम लोग बच्चे थे तो जाड़ में 10 दिन 20 दिन नहीं नहाते होंगे तो क्या बोलती थी मम्मी कि अबे कितना मलेच्छ हो गया रे मलेच्छा, उठ ना रे, नहा लेने रे मलेच्छा। नहीं बोलती थे लोग कि साहब मलेच्छ हो गई भाई, मुआ के रख दिला बा। तो वही मलेच्छ शब्द का क्या होता है, किसके लिए, हुंडों के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है, जब हुंड भारत में आक्रमण किए तो उस समय गुप्त वंश का शासक कौन था, स्कंदगुप्त था। ओ भाई किधर चलती तू, उस समय कौन था, स्कंद। कहने का मतलब जब हुंडों ने आक्रमण किए थे तो उस समय गुप्त वंश का शासक कौन था, तो स्कंदगुप्त था। ठीक है, और ये क्या थे, खाना बदोश थे और बर्बर थे। कौन, हुंड। जो यह मध्य एशिया के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, मध्य एशिया के रहने वाले थे। हुंड की शाखा दो भागों में थी, एक पश्चिमी और एक पूर्वी भाग। कितने भाग है, एक पश्चिमी एक पूर्वी भाग। ठीक है, तो कहने का मतलब भारत जिस मैंने हुंडों ने जब भारत में आक्रमण किया था उसे उसे क्या बोला गया था, पूर्वी वाला, पूर्वी बोला गया था। ठीक है, पूर्वी हुंड वाले बोला गया, यानी भारत पर जिस हुंडों ने आक्रमण किया था उन्हें पूर्वी शाख का हुंड बोला गया था। चीनी साहित्य में हुंडों को डुंग नू कहा जाता था। यानी कहने का मतलब चीनी साहित्य की पुस्तक है उसमें हुंडों को क्या, ढुंग नू कहा गया है। ठीक है, यह एक जाति समूह तथा था। कौन, हुंड क्या था, एक जाति समूह था, न कि इसका कोई धर्म था। इसका कोई धर्म नहीं था। किसका, तो हुंडों का कोई धर्म नहीं था, सिर्फ एक जाति जाति का क्या था, समूह था। तो यहाँ पे ये वीडियो आप लोग को ख़त्म हुआ। ठीक है, गुप्त गुप्त के प्रशासनिक काल खत्म हुआ और हुंड के बारे में उसका प्रशासनिक काल क्या हुआ, खत्म हुआ। अब आगे कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, पुष्य भूति वंश के बारे में पढ़ेंगे लोग। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। आप लोग कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। चलिए।